देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में 146 लोकसभा के क्लस्टर बनाए और हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर क्लस्टर बनाए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीट पर क्लस्टर बनाए गए, जिसमें कि 3 प्रभारी नियुक्त किए गए। गुरुग्राम से पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह को भी एक क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 3 लोकसभा सीट हैं और हिसार, रोहतक, सिरसा लोकसभा सीटों पर राव नरवीर सिंह को प्रभारी बनाया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने भी जिम्मेदारी मिलने के बाद कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसको बखूबी निभाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि देश भर में बीजेपी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है और इसी कड़ी में ये सभी लोकसभा पर इस तरह के क्लस्टर बनाकर प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्हें जिन 3 लोकसभा सीटों को जिम्मेदारी दी गई है उस पर वे काम पूरा करेंगे और इन सभी लोकसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं से मिलकर वो आगे की रणनीति भी तय करेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के लिए पूरे देश में 146 क्लस्टर बनाए। किसी क्लस्टर में 2 लोकसभा, किसी में 4, किसी में 5, वरना 3 के ज्यादा बनाए हैं। तो हरियाणा में 3 क्लस्टर बनाए हैं, एक 3 के, एक 4 का। तो मुझे रोहतक, हिसार और सिरसा पार्लियामेंट का क्लस्टर के प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया है। 2024 का चुनाव आम जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार इस देश में सत्तारूढ़ देखना चाहती है। हमारे तो क्लस्टर में प्रभारी के तौर पे यही जिम्मेदारी है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपना अपना काम कर रहे हैं कि नहीं गए, सामंजस्य बैठाना, देखना कि भाई सभी कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ड्यूटी पर काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको सही मोटिवेशन करना कि वे काम करो पार्टी के हित के लिए, तो वो देखना है हमें। 24 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, किस तरह से देख रहे हैं और चुनौतियां क्या है इस बार चुनाव की? नहीं, चुनाव की चुनौतियां तो पिछली बार भी बहुत कम थी। मोदी जी ने 2014 से 19 तक राज किया, आम जनता राज को अच्छा मान रही थी, इसलिए हरियाणा में तो 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और अब भी 2019 से 2024 तक देश और प्रदेश में अच्छा काम हुआ है, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा में समझौते की सरकार है, 2 पार्टियों की सरकार है, लेकिन देश का आम मतदाता ये मानता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तरक्की की है। दुनिया में, विश्व में भारत का नाम हुआ है। लोग तिवारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत की हरियाणा में दिक्कत नहीं आएगी। हरियाणा में फिर से तीसरी बार 10 के 10 कमल खिलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, आप भी एक्टिव मोड पर हैं और धरातल पर लगातार जनता से जुड़ने का काम आप कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा गठबंधन की सरकार है, गठबंधन को लेकर भी कई तरह की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अभी विधानसभा के चुनाव की कोई चर्चाएं नहीं है। विधानसभा का चुनाव अपने समय पर होगा, 10 महीने अभी बाकी है। अभी सिर्फ फोकस लोकसभा के चुनाव का है और मैं लोकसभा के चुनाव के बारे में कह सकता हूं कि 10 की 10 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। इसके अलावा राम मंदिर 22 तारीख को स्थापना होगी भगवान की, श्री राम की, तो उसको किस तरह से देखते हैं और लोकसभा का उसका कितना फायदा मिलने वाला है? नहीं, मंदिर हमारा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। हम जब सुबह उठ के बाहर निकलते हैं तो हर एक को राम राम कहते हैं। जब हम किसी से विदा लेते हैं तब भी अच्छा भाई राम राम कह के उससे विदा लेते हैं। ये हमारी एक आस्था का केंद्र है और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पूर्वज जिन्होंने सपना देखा था वो इस दुनिया से चले गए सपना देखते देखते, और हमारे टाइम में ये राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राम जब आदमी गुजरता है, शरीर पूरा करता है, उसके बाद भी सब ये कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो राम का नाम तो एक ऐसी चीज है जो हमारी पूरी आस्था से जुड़ा हुआ है और मंदिर है, उसकी स्थापना अच्छे समय पर हो रही है, ये भी ठीक है। लेकिन जहां तक लोकसभा के चुनाव की बात है वो राजनीतिक काम है, ये धार्मिक क्षेत्र आस्था से जुड़ा हुआ। मैं इसको दोनों को राजनीतिक और इसको एक नहीं मानता। लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्ष का काम है आलोचना करना, हर चीज को किसी न किसी चीज से जोड़ना है। तो विपक्ष अपना काम करता रहेगा, सरकार अपना काम करती रहेगी, पार्टियां अपना काम करती रहेगी। ये धार्मिक मुद्दा है, आस्था से जुड़ा हुआ है। राम मंदिर की स्थापना हो रही है, बहुत अच्छा काम और सभी के लिए अच्छा काम है। एक आखिरी सवाल, 24 चुनाव को लेकर भाजपा धरातल को उतर चुकी है, तमाम तरह की तैयारियों में जुट चुकी है, दूसरी ओर कांग्रेस भी धरातल है।
तरह तरह के अभियान कांग्रेस भी चला रही है। हाल ही में सारे घर कांग्रेस अभियान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चलाया है। किस तरह से देख रहे हैं आप कांग्रेस को? नहीं, सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से चुनाव की तैयारी करती है। भारतीय जनता पार्टी सदा चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ, अगले चुनाव की तैयारी कर रही है। ये कांग्रेस की खुशकिस्मती लगा लीजिए। मैं ये कहूंगा कि अब की बार उन्होंने तैयारी की। 10 साल से तो मैं देख रहा हूं कि उनका आज तक संगठन भी तैयार नहीं हो पाया। अब वो सड़कों पे घूमे, कहीं घूमे, लोगों ने उनको नकार दिया है। लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। 24 में 10 के 10 हरियाणा में कमल खिलेंगे। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश भर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने हिस्सा लिया है। साथ ही आपको बता दें कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लेते हुए तमाम योजनाओं पर चर्चा की। इसके अलावा महिलाओं को मिल रही सरकारी योजनाओं के फायदे के बारे में भी जानकारी एकत्रित की और किस तरह से और इसे बेहतर किया जा सके, इस पर भी सुझाव दिए गए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रदेश भर में महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। यही नहीं, प्रदेश की बहनें आत्मनिर्भर बन सकें, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। बेरोजगारी की बात कि माँ बाप भी उनको नहीं पढ़ा सकता था, परंतु जब से मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर रोड मैप तैयार करके हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक अच्छा कॉलेज दिया, आज लाखों की संख्या में हरियाणा की हमारी बेटियां वो पढ़ रही हैं और वो एजुकेट हुई हैं। इसका एक जबरदस्त काम बेटियों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया और मुख्यमंत्री जी ने एक और काम किया है। मैं प्रशंसा करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कामों की कि उन्होंने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए तक है, उन सब बेटियों को फ्री में एजुकेशन देने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए और आगे काम किया है कि अगर वो कॉलेज में जाएं तो उनको कॉलेज में पहुंचाने के लिए बस लेकर के जाएगी, सरकारी बस की व्यवस्था उसके अंदर फ्री में वो की है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर महिला थाने खोले। ये पहली बार महिला थाने हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर खुले कि किसी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होता है वो खुले मन से उस महिला थाने के अंदर जाकर के अपनी बात रख सकती है, अपनी बात कह सकती है। महिला थाने उसको सशक्त करने का एक बड़ा माध्यम था। दुर्गा ऐप के माध्यम, दुर्गा वाहिनी के माध्यम से भी महिलाओं को सशक्त करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। जितने काम महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत उसकी प्रशंसा करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस राजनीति करती रही है, महिलाओं के नाम के ऊपर राजनीति करती रही है, परंतु उनको अधिकार नहीं दिए। अधिकार अगर किसी ने दिए, नरेंद्र मोदी जी ने दिए। लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन बिल लेकर के आए और उस बिल के माध्यम से बहनों को अब 33% का अधिकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच थी कि वो भी इस देश के विकास के अंदर उसकी अहम भूमिका हो, और उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल लेकर के आए। बहन लाडली योजना को लेकर आप लोग मध्य प्रदेश में आए, आपको बहुमत भी अच्छा मिला, परंतु अब विपक्ष के लोग का कहना है कि इस तरह की अगर आप भी मुफ्त की रेवड़ियां केजरीवाल सरकार की तरह बांटेंगे और रहा सवाल की लोकसभा चुनाव तक ही सीमित रहेगा, आगे आपका एजेंडा ये बंद हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। मुफ्त की रेवड़ी विपक्ष बांट रहा है। विपक्ष अगर इस प्रकार का प्रलोभन देकर के सारे स्ट्रक्चर को धराशाही करने का काम विपक्ष कर रहा है। आज विपक्ष लिखता है कि आप हमें वोट दीजिए, हम गारंटी देते हैं, हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। अरे हमें क्या चाहिए? व्यक्ति को चाहिए कि उसके बच्चे अच्छे एजुकेट बन सकें, उसके लिए सरकार ने व्यवस्था की। मैंने आपको कहा भी है कि 1,80,000 रुपए से जिनकी आय कम थी
उनकी जो फीस है, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनका सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करेगी। और उसके बाद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया। ये व्यक्ति को अधिकार दिया है कि अगर उसको दुर्घटनावश दिक्कत आ जाए तो वो कहीं पर भी जाकर के अपना अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकता है। ये उसको अधिकार दिया है। ये लगातार कांग्रेस इस बात का लेकर के दुष्प्रचार करती रही कि किसान की हालत खराब है। अरे 55 साल तक कांग्रेस देश के ऊपर काबिज रही और किसान की अगर हालत खराब हुई है तो उसका जिम्मेवार कोई और नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है। और जिम्मेवार इसलिए है, मैं आपको लोकसभा के आगे कंटिन्यू रहेगा ये मामला। एक बात सुन लीजिए, जिम्मेवार इसलिए है, स्वामीनाथन ने एक रिपोर्ट बनाई, किसान की आय बढ़नी चाहिए, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री उसके चेयरमैन लगा दिए, डस्टबिन में डाल दी। केंद्र में कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, परंतु उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। उस रिपोर्ट को लागू अगर किसी ने किया है, उससे ज्यादा देने का काम किया ये जो अपने जिले की 15